नमस्ते कमलेश जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। नमस्ते। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार कमलेश जी। नमस्ते आप दोनों को, प्रिया जी, सेठी सर। आ, थैंक यू तो सर। सर, बाजार से शुरू करते हैं। आज बाजार फिर से ऊपर नजर आ रहा है। सेंसेक्स इज ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स अप। और निफ्टी जो है 41 पॉइंट्स ऊपर है। मार्केट क्लोज होने में कुछ देर बाकी है, और सेंसेक्स इज एट 81,500 एंड निफ्टी इज अबाउट 24,800। Active stocks at this hour are Larsen, HDFC Bank, Tata Motors, ICICI Bank, and Bharti Airtel. Top five gainers at this hour: Larsen, NTPC, Maruti Suzuki, Sun Pharma, and Tata Consumer Product. Top five losers: Tata Motors, Hero MotoCorp, Power Grid Corp, Cipla, and Eternal. बाजार फिर से ऐसे लग रहा है कि जैसे स्टेडी है। फेडरल रिजर्व की मीटिंग है आज और कल, और उस पे सबकी नजरें हैं। रेट कट जो है वो शायद सितंबर में होगा। इस महीने कोई रेट कट की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। तो कमलेश जी, आपके व्यूज क्या है मार्केट के बारे में, एज वेल एज एफओएमसी? प्रिया जी, मार्केट एज यूजुअल, जब तक ये टैरिफ का इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होता, हम्म। और मैं ऐसा सोचता हूँ, या फिर दुनिया में कोई और बड़ी न्यूज़ नहीं आती, तब हम्म। तक मार्केट में ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं। हम्म। मार्केट वही नैरो बाउंड में रहेगा। जी। स्पेसिफिक काउंटर के अंदर शायद आपको मूवमेंट दिखे, वो अलग बात है। हम्म। बट ओवरऑल मार्केट ऐसे ही नैरो रेंज में चलता रहेगा। हम्म। और कोई बड़ी ऐसे उम्मीद नहीं है फिलहाल तो, हम्म। कि मार्केट में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले। जी। तो मैं तो यही कहूँगा, इन्वेस्टर्सों को वेट एंड वॉच करना चाहिए। हम्म। और इन्वेस्टर्सों के लिए जभी जभी कोई एक स्पेसिफिक काउंटर जिसमें उनका खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर सजेस्ट करते हो, हम्म। उनका स्टडी हो, तो हम्म। वैसे काउंटर के ऊपर उनको ध्यान रखना चाहिए। और मौका मिले तो निवेश करना चाहिए। बाकी मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट फिलहाल नजदीक के भविष्य में मुझे नहीं लग रही। जी। टैरिफ के बारे में भी एक डेडलाइन जो है 1 अगस्त की आ रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले कॉर्पोरेट न्यूज सुनते हैं और फिर उसके बारे में चर्चा करें। जी। कंपनी ने क्यू वित्तीय और कॉरपोरेट अपडेट हिंदी में। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी ने Q1 FY 2026 में 2,836 रुपए 50 पैसे करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो साल दर साल 10% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 271 रुपए 47 पैसे करोड़ रहा, जो 94% की बढ़ोतरी दर्शाता है। एको लाइफ साइंसेज लिमिटेड Q1 FY 2026 में 10 रुपए 97 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की गई, जिसमें 1 रुपया 11 पैसे करोड़ का शुद्ध लाभ रहा। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड FY 2026 की पहली तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व 3,320 रुपए 70 पैसे करोड़ रहा, जो साल दर साल 31.65% की वृद्धि है। इस दौरान 137 रुपए 11 पैसे करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ। HSBC दूसरी तिमाही में 29% लाभ में गिरावट के बाद HSBC ने $3 अरब के शेयर बायबैक की घोषणा की। केईसी इंटरनेशनल एलटीडी कंपनी को ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, परिवहन और केबल कंडक्टर कारोबार में 1,509 रुपए करोड़ के नए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। एलजी एनर्जी सॉल्यूशन साउथ कोरिया एलजी एनर्जी सॉल्यूशन ने 4.3 अरब का बैटरी सप्लाई सौदा किसी अज्ञात पक्ष के साथ किया है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को बीएसई और एनएसए से कोई आपत्ति नहीं मिली है, जिससे श्रीमती नीलू अनलजीत सिंह को प्रमोटर समूह श्रेणी से बदलकर सार्वजनिक वर्ग में पुनः वर्गीकृत किया जा सके। एनटीपीसी लिमिटेड Q1 FY 2026 में कंपनी का कुल राजस्व 47,821 रुपए 11 पैसे करोड़ रहा, जो साल दर साल 2.36% की गिरावट है।
शुद्ध लाभ 6,108 रुपए 46 पैसे करोड़ रहा, जो 10.94% की वृद्धि दर्शाता है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर हैटन बैंक। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने हैटन नेशनल बैंक पीएलसी के साथ साझेदारी की है, जिससे फिनेक्साई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रांजैक्शन बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। टाइमेक्स ग्रुप इंडिया एलटीडी। Q1 FY 2026 में कंपनी ने 169 रुपए 25 पैसे करोड़ की आय अर्जित की, जो 55% की सालाना वृद्धि है। शुद्ध लाभ 14 रुपए 67 पैसे करोड़ रहा। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। कमलेश जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि 1 अगस्त की डेडलाइन आ रही है फॉर द ट्रेड डील, और इस महीने बाय द मिड ऑफ द मंथ यूएस से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे इस बारे में चर्चा करने के लिए। और कुछ देशों के साथ अगर देखें तो 15% ऑलरेडी तय हो चुका है फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड एनर्जी परचेजेस, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है। तो भारत के साथ आपको क्या लगता है कि क्या चर्चा हो सकती है स्ट्रेट डील को लेकर, एंड हाउ फार हैव वी प्रोग्रेस्ड? जी प्रिया जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पूरी दुनिया के कई देश की सरकारें, वहाँ के इकोनॉमिस्ट कहिए, सबकी नज़र 1 अगस्त के ऊपर है। जी। और ऐसा कहा तो गया है कि इस डेडलाइन के बाद कोई नया एक्सटेंशन वो लोग देंगे नहीं। हम्म। और जैसे भी आपने कहा कि पिछले कई दिनों में जिन कंट्रियों के साथ उनका समझौता हो चुका है, ट्रेड एग्रीमेंट, तो हम्म। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयू के साथ हो चुका है, हम्म। यूरोपियन यूनियन के साथ, और वो जो 15% स्लैब में है। जी। तो उसमें मैं एक ऐसा उसका एनालाइज करना चाहूंगा, यानी कि दुनिया के जो देशों के साथ उनका अभी भी ट्रेड एग्रीमेंट बाकी है, हम्म। वो कहीं ना कहीं 15% के आसपास ही होगा। जी। उसके नीचे आने की संभावना मुझे नहीं लगता, हम्म। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट देखने के बाद। हम्म। कुछ कंट्रियों ने पहले भी एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो उन लोगों को 20% से भी ज्यादा है, 25% तक भी है। हम्म। और चाइना के साथ भी ब्रॉडर टर्म्स उन लोग के साथ जो हो गए हैं, तो चाइना भी कुछ 15% के आसपास ही रहेगा। हम्म। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि 1 अगस्त के बाद जब तक ये एग्रीमेंट साइन होता है, उस दौरान के पीरियड के बीच हम्म। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या रेट लगाता है वो हमको देखना चाहिए। हम्म। शायद संभव है कि वो 15% ही रखे, हम्म। या 10% भी हो जाए। हम्म। लेकिन वो इसलिए कि उससे फिर आगे दिशा मिलेगी कि 15 अगस्त तक जब हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सके, तो उस समय पे दिशा मिलेगी कि इस रेंज के अंदर ये डील हो सकता है। हम्म। चुनौतियां हैं, अनेक सारे चुनौतियां हैं। कुछ मुद्दे भी ऐसे हैं जो दोनों कंट्री के लिए अहम है। हम्म। यानी मैं ये कहूंगा कि दोनों कंट्री अपने अपने स्टैंड के ऊपर कायम है आज भी। तो ये स्थिति में निगोशिएशंस थोड़ा मुश्किल होते जाएगा। और जब हमने इतना 90 दिन तक वेट किया है, तो हम्म। मुझे लगता है आने वाले 15-17 दिन और वेट करना चाहिए। हम्म। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी साइड इफेक्ट ये है कि ये अनिश्चितताओं के दौर के बीच में अपने देश के भी और दुनिया के कई देश जहां ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है, तो उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर उसका प्रभाव हुआ है, उसकी असर हुई है। कुछ जगह पे एक्सपोर्ट्स यूएस के कम हो गए हैं। हम्म। तो ये स्थिति जो है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो स्लो डाउन कर रही है, जो हम्म। मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी। पर क्या आपको लगता है कि अगर और डिले होगा तो दिस माइट कॉज ट्रेड डिसरप्शन? प्रिया जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, ट्रेड डिस्टर्ब तो अभी भी हो चुका है, हम्म। अभी भी चल रहा है। अभी भी हमारे देश के साथ भी एक्सपोर्ट्स के यूएस के जो फिगर है, हम्म। वो कुछ एनकरेजिंग नहीं है, कम हुए हैं। और इसका इसका इम्पैक्ट इस तरह से होगा, मैंने पिछले अपने एपिसोड में कहा था हम्म। कि यूनाइटेड स्टेट्स जिस प्रकार से टैरिफ लगाना चाहता है, अगर वैसा होगा तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर सालाना 1 लाख करोड़ रुपया तक का बर्डन आ सकता है। ऐसा एक अनुमान है, आकलन है।
वास्तविक स्थिति तो वो जब हम फेस करेंगे और उसके बाद सब स्टेटिस्टिक्स सामने आएंगे तो समझेगा। इम्पैक्ट हो रही है, सप्लाई चेन काफी मात्रा में डिस्टर्ब हुई है। हम्म। और यूनाइटेड स्टेट्स के ये जो टैरिफ के साथ साथ बाकी में जो विश्व में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसमें भी तो कुछ कमी नजर नहीं आती। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बारंबार कहा था, पिछले हफ्ते भी कहा था कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम सीज फायर हो जाएगा। रशिया भी काफी कीन है, लेकिन इसके इस स्टेटमेंटों के बावजूद भी रसिया के अटैक आज भी चालू है यूक्रेन के ऊपर। मिसाइल से दागी जा रही है, ड्रोन दागे जा रहे हैं। तो कहीं भी है ना, ये युद्ध, ये सीज फायर होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। यानी विश्व पूरा अभी इस समय पे दोनों प्रकार की क्राइसिस से गुजर रहा है। एक एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर डिक्लेयर्ड बाय द अमेरिका, और हम्म। दूसरा जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जी। हमास गाजा का और इसराइल का चल रहा है। बीच हम्म। में तो छोटा सा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में हो चुका था। हम्म। और इसराइल की नेबरिंग कंट्री के बीच में कभी किसके साथ क्या हो जाए वो भी कहना मुश्किल है। तो मैं ये कहूँगा स्थिति नाजुक है। इस स्थिति के हिसाब से अनेक अनिश्चितताओं के बीच दुनिया भर की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आ रही है। हम्म। और आने वाले दिनों में अगर ये सॉर्ट आउट जल्दी ठीक से नहीं होता तो मैं सोचता हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी काफी कठिनाई दिखने को मिलेगी। जी। सर, इसका मार्केट पर क्या असर हो सकता है? मार्केट एज वेल एज हाउस होल्ड बिजनेस इफेक्ट्स, इस पर ओवरऑल क्या असर हो सकता है? जी प्रिया जी, बिल्कुल। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर है ना, वो ग्रो कब करता है? तो वो ग्रो तब करता है जब सरकारों की नीति ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज को बढ़ावाने की होती है। हम्म। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में, कई बार जब किसी सरकार, फिर वो राज्य की भी की ना हो, देश की नहीं, राज्यों की सरकार अपने राज्य में लोग आके इंडस्ट्री लगाए तो उनको लैंड उपलब्ध करा के देती है, अच्छे कंसेशनल रेट में बिजली और पानी सप्लाई करती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, या इनिशियली कुछ समय के लिए टैक्सेशन में रिलीफ देती है। तो ये सारी स्थिति जब होती है ना, तो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज को एक बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ते हैं। तो ये स्थिति जब होती है तो मैं ये कहूंगा कि ये देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी हम्म। ये एक अच्छा ग्रोथ का सिम्टम्स मैं कहूंगा। अब जब ये ट्रेड वॉर की बात हम कर रहे हैं तो आज तो उसको 4 महीने के आसपास होने को आ चुका है। हम्म। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चार्ज लिया, उसको भी करीबन 5 महीने हो चुके, 5-6 महीने हो चुके हैं। जी। और अभी तक कुछ कॉन्क्रीट बाहर आ नहीं रहा है हम्म। इसमें। अब जो होगा, हमारे एक्सपोर्टर होंगे जो वहां प्रोडक्ट भेजेंगे, पहले 6% 7% में एक्सपोर्ट करते होंगे, तो आज समझो, मान लीजिए 15% में बोल रहे हैं। तो हम्म। उनके उनके कॉस्ट के ऊपर, उनके प्रॉफिट के ऊपर इम्पेक्ट आती है। उनके लिए एक्सपोर्ट करना उतना वायबल नहीं होता है। अमेरिका के कंट्री के अंदर भी वो लोग जो इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी इंडस्ट्रीज ये सारे इंपोर्ट जो करते हैं उनके ऊपर, उनको ये प्रोडक्ट महंगा मिलता है बिकॉज ऑफ टैरिफ। तो उनके लिए भी अपने प्रोडक्ट बनाना वायबल नहीं होता है। हम्म। उनका सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, मार्केट के अंदर प्रोडक्शन कम हो गए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि पूरी बिजनेस साइकिल जो है उसके ऊपर इसकी इम्पैक्ट होती है। तो इम्पैक्ट है प्रिया जी। लोगों को कुछ आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, हम्म। झेल सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से मैं ये कहता हूँ ना, ठीक है, आप बड़ी कंट्री हो या छोटी कंट्री हो, हम्म। आपकी इकोनॉमी बड़ी है या छोटी है, लेकिन जब पूरे विश्व के अंदर अनिश्चितता निर्माण होती है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस जब खड़ी होती है ना, तो हम्म। उसका इम्पैक्ट तो सबके ऊपर होता है, छोटा या बड़ा। और वो फिर उसको संभालने के लिए काफी एक अच्छा समय निकल जाता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो बड़े देश हो, इसमें मैं कहूँगा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारा देश भारत ही है। हम्म। भारत के बीच में अगर ट्रेड डील हो जाता है, 15% के आसपास होता है, तो हम्म। मुझे लगता है कि ये बहुत हमारे लिए भी और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। जी। सर, कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं या सेक्टर्स हैं या रीजन है जिस पर ज्यादा असर हो सकता है, वो मोस्ट वल्नरेबल टू दिस डिसरप्शन? प्रिया जी, भारत की ओर से अगर हम देखें, हम्म। भारत और यूएस के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसमें
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, हम्म। गारमेंट्स टेक्सटाइल से है। फिर मैं तो कहूँगा आईटी भी, क्योंकि आईटी सेक्टर में भी बड़ी मात्रा में भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हम्म। हैं। जेम्स एंड ज्वेलरीज के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आ रही है, डायमंड्स के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आ रही है। हम्म। तो मैं कहूँगा कि पावर सेक्टर पे भी आ सकती है। तो हम्म। दुनिया के बाकी देशों के साथ जब हम डील करते हैं और यूएस के साथ जब डील करते हैं, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों के ऊपर थोड़ा दबाव बना रहेगा, जब तक ये ट्रेड डील साइन नहीं होता। इन हम्म। इंडस्ट्रीजों को, मेरी ये राय है कि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ दुनिया के बाकी भी जो 190 200 देश है, हम्म। वहां उनको मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसा मैं हम्म। सोचता हूँ। जी। सेठी सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? ये मेरे सवाल तो मैंने आंसर किए हैं कि अभी 15% का होगा, हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा जो टैरिफ लगना चाहिए। और भी बहुत से देश हैं जिनका भी नहीं हुआ है, उनके भी जी नाम है अलग से। ब्राज़ील है, कनाडा है, साउथ कोरिया है। हम्म। ये भी टैरिफ के नोटिस मिले हुए हैं, जी। लेकिन हुआ नहीं है अभी फाइनल। तो अभी जल्दी हो जाएगा, हम्म। 15% पे ही होगा। तो उससे ज़्यादा इंडिया शायद एग्री नहीं होगा। जी। तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स पर पॉसिबल एस्केलेशन है, हम्म। रिटेलिएशन कर रहे हैं, सप्लाई चेन में ट्रबल हो रही है, हम्म। ग्लोबल इम्प्लीकेशन उसके बढ़ रहे हैं। और दूसरा, एक दूसरे में कम ज़्यादा होगा तो उसका भी फर्क पड़ता है। सेम प्रोडक्ट पे अलग अलग टैरिफ लगाएंगे तो गड़बड़ होती है। हम्म। और इंडिया का तो हमें लग रहा था कि सबसे पहले हो जाएगा, वो सबसे लेट हुआ। हम्म। तो इसके बारे में कमलेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? सेठी जी देखिए, ये अभी सबसे लास्ट में आपने कहा ना कि ऐसा लग रहा था कि इंडिया के साथ सबसे पहले हो जाएगा, लेकिन ये मेरा अनुभव रहा है। जब मैं यूएस इकोनॉमी को देखता हूँ, यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम को देखता हूँ, तो यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लोमेसी में वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब वो निगोशिएशंस के टेबल के ऊपर आते हैं, तो कोई किसी का दोस्त या मित्र नहीं होता है। ये एक व्यापार है, और व्यापार की तरह ही वो लोग बात करते हैं। और बात करेंगे तो वही देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें क्या बेनिफिट है, यूनाइटेड स्टेट्स को कैसे उसमें गेन हो सकता है। और वो हमेशा अपने इंडस्ट्रीज के, अपनी कंट्री के इंटरेस्टों को बड़ी मजबूती से वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, उन्होंने कहा मोदी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, भारत के साथ बरसों से हमारा संबंध है। फिर भी मैंने ये देखा है यूएस का, कि जब भी कोई कमर्शियल डील की बात होती है, तो यूएस का अपना कंट्री का इंटरेस्ट, आई वुड से अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन पीपल्स इंटरेस्ट, वो सब पे टॉप पे आ जाता है। अब ये जो आपने कहा ना, मेरा खुद का अनुमान ऐसा है कि जिस प्रकार से 4 5 राउंड के निगोशिएशंस हुआ है यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के साथ, उनका जो इतना बड़ा ट्रेड डील हुआ है, तो उस तरह के देखते हुए मैं भी यही उम्मीद कि भारत के साथ 15% के आसपास में ही ये होना चाहिए। लेकिन आज भी सवाल सेठी सर वही है कि अमेरिका के जो कुछ विदेश नीति उनकी है। अब आपने देखा होगा कि उनके एक सेनेटर, जो हम यहाँ सांसद कहते हैं, उनके एक सेनेटर ने कहा था कि अगर ब्रिक्स कंट्री और वे स्पेसिफिकली भारत अगर डी डॉलराइजेशन में ऊपर कुछ काम कर रही है, तो उनके ऊपर 10% और टैरिफ लगाई है। उन्होंने ये कहा है कि रसिया से अगर वो लोग क्रूड खरीदने का चालू रखते हैं, तो उनके ऊपर और टैरिफ लगाई है। उसने तो कुछ 500% तक की, एक सांसद ने वहां की बात की थी। तो पॉलिटिकली भी जो अभी निगोशिएशन हो रहे हैं, उसमें ये भी एक फैक्टर काम होगा, क्योंकि अमेरिका का ये दबाव बना रहेगा कि वो रसिया के साथ, भारत या बाकी ब्रिक्स कंट्री जो है, वो अपना व्यापार कम करे और अमेरिका से के साथ बढ़ाए, अमेरिका से क्रूड खरीदे। और अमेरिका ने जो एक सबसे बड़ी मांग उनके रखी है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी प्रोडक्ट्सों को भारतीय बाजारों में एंट्री मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर भारत सरकार का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो सेक्टर को वो ओपन नहीं कर सकते। तो उसकी भी इम्प्लीकेशंस किस तरह से लेंगे, क्या वो टैरिफ बढ़ा लेंगे, क्या हमारे कोई और प्रोडक्टों को वो रेस्ट्रिक्शंस करेंगे यूएस में आने के लिए। अब जैसे इमिग्रेशन की अगर मैं बात करूं,
तो आपने देखा होगा कि अभी एक तो वीजा की फीस उन्होंने बढ़ा दी है। वीजा के लिए कुछ डिपॉजिट जैसे वो फीस ले रहे हैं भारतीयों से भी। और अभी विश्व Sir, your voice is breaking, Kamlesh. पिछले 15-20 दिन में रहे हैं ना, उससे मुझे ये लग रहा है कि भारत के साथ जब वो निगोशिएट करेंगे ना, तो ये बहुत सारा आता है ना, वो देखते देखिए। हाँ हाँ हाँ, ये इसमें स्थिति सर ऐसा है, मैंने जो कहा ना यूएस तक ऐसा होगा। यूएस हम्म। को जिस चीजों की प्रोडक्टों की जरूरत होगी अपनी मार्केट के लिए जरूरी है, वहां वो मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते, और अगर करना चाहे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई। तो वो सिर्फ चीजों तो वो एंट्री दे ही देंगे उनको, लो टैरिफ में वो अलाउ भी करेंगे। लेकिन जहां अमेरिका को जिन प्रोडक्टों की बेसिक नेसेसिटी की तरह जरूरत नहीं है, वहां वो बार्गेनिंग करेंगे, निगोशिएट करेंगे। हमारे हमारे देश के भी जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट मैंने देखे हैं, हैंडीक्राफ्ट के भी यूएस में बहुत सारे प्रोडक्ट यूएस में आते हैं। मैं जब यूएस विजिट करता हूँ, बड़े स्टोर से मैं विजिट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये। तो ये चीज है। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि आज जो प्रेसिडेंट ट्रम्प मान लीजिए एक बार कोई स्टैंड लेगा ना, तो भी मेरा ये मानना है, क्योंकि एक आकलन ये भी हुआ है यूएस इकोनॉमी के ऊपर, वहां के भी इकोनॉमिस्टों ने, कि इस प्रकार की व्यवस्था से अमेरिकन इकोनॉमी को भी 2%, 2.5%, 3% तक की मार पड़ सकती है। और उसकी इफेक्ट अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट डेटा के ऊपर होगी, उसके इन्फ्लेशन के ऊपर भी होगी। तो मैं ये कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का स्थिति जो है, अभी फिलहाल उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया के बाकी देशों के ऊपर टैरिफ हमने डाल दिए, हमारे टर्म से काम करेंगे। लेकिन वो उनका लंबा समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि जिस कंट्री को इम्पैक्ट हो रही है, जिनकी कंट्री की एक्सपोर्ट समझो कम होगी, तो वो कंट्री के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स को भी आने वाले 4-6 महीने में उसकी इम्पैक्ट दिखेगी। बस सवाल इतना ही है कि ये जो अनसर्टेनिटी का पीरियड है, जो एक प्रकार से इकोनॉमी में क्राइसिस आ रही है, वो पीरियड 4 से 6 महीना लंबा चलेगा। और ये इसका एवरेज हाउस होल्ड पे $3,800 बढ़ जाएगा खर्चा। वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ, चार हजार मैं डॉलर का खर्चा बढ़ जाएगा, सब टैरिफ चालू हो गए तो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ यार, ये चैलेंजिंग है स्थिति सर। अभी क्या है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा हाँ। है कि उनको पहली बार, मैं ऐसा सोचता हूँ पहली बार ऐसा हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, कि किसी प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए काम करना है, अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट के डेटा जो आ रहे हैं उसको जनरेट करना है, मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, या अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखना है, उन सब चीजों के ऊपर ही वो बात करते हैं। और वो अपने इंटरनल अमेरिकन सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा बात करें, कैसे वो अपग्रेड करें, एनहांस करें। और वही कि विश्व के व्यापार में जब हम आज देखते हैं, तो अमेरिका एक डोमिनेंट प्लेयर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना एंड अमेरिका, दे आर द डोमिनेंट प्लेयर इन द ग्लोबल ट्रेड। तो इस प्रकार की स्थिति में आज वो है, तो वो मानसिकता लेके वो चल रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी भी कहता हूँ ना कि वर्ल्ड इज बिकमिंग अ वेरी स्मॉल प्लेस, market has also become very small, market has become very open। तो इस प्रकार की स्थिति से अमेरिका को कोई बड़ा लाभ होगा या लाभदायी स्थिति होगी, वैसा है नहीं। और वो उनको, मैंने अभी जो कहा वैसे, शायद अभी नहीं समझे तो भी आने वाले 2-4 महीने में समझेगा। मैं जहाँ तो अभी फेड की भी मीटिंग कुछ चालू हो रही है आज से, मैंने सुना है। मैं इस बार देख रहा हूँ कि पहले फेड कंटिन्यूअस इंटरेस्ट रेट कम की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस मीटिंग में फेड कोई इंटरेस्ट रेट कम करे। तो अमेरिकन स्थिति इकोनॉमी के ऊपर भी है ना, थोड़े चैलेंजेस है, नहीं है वो वाली बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की विदेश नीति, आर्थिक नीति जो है ना, उसमें उनको बदलाव लाना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो 3 महीने के बाद, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। पर शुरू में तो हमें ऐसा लगा था कि टैरिफ में तो इनकम है इनको, अमेरिका का, तो उसका उसकी महंगाई कैसे बढ़ जाएगी, उसका कॉस्ट नहीं ऑफ देखिए प्रोडक्शन ना, कैसे बढ़ेगा। नहीं सर, ये जो आपने कहा ना, वही लॉजिक से वो चल रहे हैं। क्योंकि क्या है, बेसिकली वो बिजनेस माइंडसेट से चल रहे हैं। कंट्री कैन नॉट रन विद द बिजनेस माइंडसेट। कंट्री, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, वहाँ बिजनेस प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे नहीं चलती कंट्री। लेकिन उन्होंने एक टैरिफ को अपना रेवेन्यू का साधन बनाना चाहा, लेकिन साथ में ये भूल भी गए ना
कि अगर इतने लंबे बड़े टैरिफ रेट में लगाऊंगा तो कौन ये प्रोडक्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा, किसके लिए वायबल होगा। और जो एक्सपोर्ट होगा वो अमेरिकन की इंडस्ट्री भी क्या इतने भारे बड़े रेट में वो लेंगे क्या। जैसे हम कहते हैं ना, कोई प्रोडक्ट का समझो वैसे भी दाम, एक सिंपल इकोनॉमिक्स का फंडा है। इकोनॉमी रन बेसिस ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई चीज आपने बहुत महंगी कर दी तो स्वाभाविक रूप से उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो सेल नहीं है, सेल नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं बनेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, फिर इनको भी इनकम कहाँ से होगी। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी सरकार को ये देखना चाहिए कि ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए। रेवेन्यू उनका कम भी होता है, लेकिन जब इकोनॉमी अपने आप ग्रो करती है ना, और ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो देश के लाखों करोड़ों लोगों को लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है, उनको एक रोजगार मिलता है, नए नए इंडस्ट्रीज की शुरुआत होती है। और साथ ही में जब इतना बड़ा टर्नओवर होगा तो ये टर्नओवर का कुछ हिस्सा तो रेवेन्यू में आते ही है ना। मैं 100 रुपये का कोई एक चीज पे 10% टैरिफ लगा दूं और 10 रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर दूं, उससे अच्छा मैं 1,000 रुपया का टैरिफ करूं और उसके ऊपर मैं खाली 5% लगाऊं, तो मेरा रेवेन्यू आप देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक के जो मायने रखते हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स को इसके ऊपर अभी नहीं तो भी जब उनकी इकोनॉमी के नंबर जब बाहर आना चालू हो गए तब हम्म। उनको ये ध्यान में आएगा। और विश्व को भी, मैं सोचता हूँ दुनिया के कई देश है ना, ऑब्वियसली अगर एक कंट्री के साथ मेरा, एक क्लाइंट से मेरा काम बंद होता है तो मुझे तो अपने बिजनेस के लिए नए क्लाइंट ढूंढने होंगे ना। आई थिंक कंट्री विल डू द सेम थिंग। और मेरी जो मैंने आपको कंसर्न रेज की, मेरी वही कंसर्न है कि ये टैरिफ के ऊपर उनका पॉलिटिकल प्रेशर कितना आ रहा है। जैसे मैंने कहा, ब्रिक्स कंट्री के ऊपर एक्शन लेने की बात करते हैं, रसिया से क्रूड न खरीदे वैसे दबाव डाले जा रहे हैं। ये सारे चीज के प्रेशर कितने बनते हैं वो हमको 1 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में समझ में आ जाएगा। ये एक चीज मुझे कमलेश जी जो समझ में आई है कि इन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं, जिन पे टैरिफ लगाए हैं उन्होंने उतना भाव बढ़ा दिया अपने प्रोडक्ट का। वो बढ़ाना ही पड़ेगा, चारा नहीं है ना। अगर मैं भी हम्म। यह समझो कोई इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरे ऊपर सरकार ने 15% टैक्स लगा दिया, तो मेरे 100 रुपया का की कीमत 115 हुई, तो मुझे तो मार्केट में भाव उसको बढ़ा 15 रुपये से बढ़ाना ही पड़ेगा ना। चारा नहीं है। तो फिर तो फायदा क्या सेम हुआ, चीज ये आप सब मान लीजिए एक्सरसाइज का ग्लोबल। फायदा क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ, एक्सेस वो जो सोच रहे थे कि दुनिया में कई देशों जो अमेरिकन मार्केट के ऊपर उन्होंने कब्जा करके रखा है, जो अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर चाइना है, या मेजरली चाइना ही मैं कहूँगा कि अमेरिकन इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा शेयर है। अमेरिकन सारे प्रोडक्ट, यू नेम एनी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिका में आए। तो उनको ये लग रहा था कि विश्व के अंदर बाकी कंट्री अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल करना चाहती है, और अमेरिकन कहीं भी नहीं है। उस थॉट प्रोसेस से वो निकल के अमेरिका के रेवेन्यू बढ़ने के थॉट से वो निकले। लेकिन ये आई डोंट थिंक it will work out for a longer period. ये जी। अ, कमलेश जी, काफी अच्छी चर्चा रही आपके साथ। फिर से आपसे बात करते हैं, इस वक्त समय की कमी है। तो आपसे हम्म। जल्दी ही मिलेंगे और टैरिफ के बारे में और भी विषयों के बारे में आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जरूर। ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। आई होप कि नेक्स्ट डिस्कशन डिबेट तक टैरिफ रेट डिक्लेयर हो जाए। यस, वी होप सो टू। थैंक यू सर। नमस्ते। वो तो हो जाएगा तब तक तो।